see unexplained expenditure and which you are not able to prove the nature and source of that expenditure. How did you spend that money? मैंने कहा जी ये गिफ्ट आई थी शादी में, ये मैंने लगा दी. प्रूफ तो दो कि गिफ्ट कौन सी आई थी और किससे आई थी. जमाना है सर. वैसे तो हमारी कंट्री में बड़ी हिस्ट्री है. द गिफ्ट वॉज अबॉलिश्ड, आई मीन गिफ्ट टैक्स वॉज अबॉलिश्ड वे बैक on 11098, everyone knows. But why was it reintroduced? Not for us, not for all of us. ये हमारे जो नेताज हैं, ये पॉलिटिकल आदमियों ने बहुत फायदे उठाए. क्योंकि गिफ्ट was abolished, I mean gift tax was abolished. So somebody had, received a gift worth 60 crore in the year. Only 60 crore. And that political person was raided. Even CBI raid was conducted, even what you call income tax raid was conducted. They went to the person concerned. You have received a gift. Yes, we have received a gift. From where? From friends, relatives, our fans. We have received a gift. How can you receive gift of 60 crore? They're fans, they're friends, and gift tax is not there. Give us the list of that. Okay. Suggest तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया था. प्रॉब्लम ये है, जो सजेशन जितना भी फाइनेंशियल स्कैम होता है उसके पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आ जाता है. हमेशा जहां जाओ वहां पर नाम आता है. मैं मंत्री जी के पास जाता हूँ, वो यही कहते हैं कि तुम लोग सारा दिन यही काम करते रहते हो, एंट्रियां कराते रहते हो. मैंने कहा कौन सी एंट्री कराते हैं? मैं कहा आप भी तो करते हैं. मर्डर करके आता है उसको रिप्रेजेंट करते हो, रेप करके आता है उसको. कहते हैं हम करवाते नहीं हैं, वो करके आता है फिर देखते हैं. आप तो बताते हैं कि ऐसे कर लो. उसका क्या जवाब दूं मैं? उसका क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा क्या चीज है? आप डॉक्टर के पास जाओ. यू गो टू ए डॉक्टर. इफ द पेशेंट इज वेरी सीरियस ही विल से आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, रेस्ट इज भगवान के ऊपर है. और सीए के पास क्लाइंट आ जाता है तो वो क्या कहता है? मैं हूं ना, मैं हूं ना. आप घबराते क्यों हो? मैं हूं ना. ये मैं हूं ना हमें मारता है. मैं हूं ना, ये हम उसको कहते हैं चिंता मत करो, मैं हूं ना. 143(2) का नोटिस आता है, 148 का नोटिस आता है, वो जो आपको पकड़ा के चला जाता है, वो जाके सो जाता है और हम घबरा रहे हैं. हर ठेका अपने क्लाइंट का अपने ऊपर ले लिया है. क्या लाइफ रह गई हमारी? आता में कुछ नहीं है. ना में इनकम टैक्स आता है, ना में सर्विस टैक्स आता है, ना में कंपनी लॉ तो बिल्कुल ही नहीं आता है. पता नहीं क्या लॉ बनाया है. आपको आता है तो मुझे बता देना कंपनी लॉ क्या चीज़ है. मुझे तो नहीं आता. आई डोंट नो. व्हेनेवर अ क्लाइंट कम्स टू मी, कंपनी लॉ बता दीजिए. मैं बताऊँ ठीक है, किताब मंगवाता हूँ. फिर कहता रुक जा, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया उसके बाद. किताब भी तो आउटडेटेड हो जाती है इमीडिएटली. देयर मे बी ए नोटिफिकेशन इन देयर लॉ आल्सो. सर्विस टैक्स इज गवर्न्ड बाय नोटिफिकेशन. क्या करें? कुछ आता ही नहीं है जिंदगी में. सोचा था सीए पास करके आराम करेंगे, बेआराम कर दिया. सारी लाइफ हमारी खत्म कर दी उठाकर. सारी उम्र पढ़ते रहे फिर भी कुछ नहीं आता. एम आई राइट और रॉन्ग? सारी उम्र पढ़ते पढ़ते थक गए फिर भी कुछ नहीं. लाइफ खत्म हो गई. और बचा क्या इसमें हमारी लाइफ? क्या एंजॉय कर रहे हैं हम? वी आर नॉट एंजॉयिंग अवर लाइफ एट ऑल. कंप्लायंस ही करते रहते हैं सारा दिन और तो कुछ करते ही नहीं हम. एवरीथिंग इज इन एसएलबी मेस, यू नो. आई एम टेलिंग. मैंने इसलिए कहा डॉक्टर रवि गुप्ता आ जाए हैं, जितनी आपको टैक्स रिफॉर्म चाहिए ये करवा के देंगे. मैं आपको बता रहा हूं. Because he is the core person of that committee which is going to simplify. इन्होंने कहा जी वो ले आओ क्या दोबारा DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड. मैंने कहा एक कंपनी लॉ है, आज तक समझ में आया नहीं है. ये GST आ रहा है, उसका क्या होगा? GST आ रहा है, उसका क्या होगा? अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो काम तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर जाके बैठेंगे. ये कौन समझ में आया? इस उम्र में पढ़ेंगे क्या? और पढ़ते भी हैं तो इनकम टैक्स एक्ट समझ में कहां आता है? मैंने तो कई बार बोला यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टैक्स. जितनी बार मर्जी पढ़ लो, हर बार डिफरेंट मीनिंग नजर आता है. एम आई राइट और रॉन्ग? रीड योर एक्ट. वैसे पढ़ता कौन है? हाँ, नहीं पढ़ता कौन है? मैंने किसी को कह दिया कि सर एक सेक्शन रोज पढ़ा करो. मैंने कहा जी आप कहते तो पढ़ लेता हूं. मैंने एक ही पढ़ो, ज्यादा मत. कहता अच्छा. नेक्स्ट डे आया, ही शाउटेड एट मी, आई हैव वेस्टेड 3 hours. ऐसा तो क्या हुआ? समझ में तो आया? कहता छोड़ो ना सर, लास्ट लाइन में लिखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2010-11. हमें तो ये भी नहीं पता कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं. आई टोल्ड हिम डिड यू आस्क मी? प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू रीड, फर्स्ट सी द लास्ट लाइन, इज इट एप्लीकेबल और नॉट, एंड देन रीड द एक्ट. मैं गलत कह रहा हूं?
इतने सेक्शंस हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. सो प्लीज बी केयरफुल. सो आई हैव टोल्ड हिम, प्लीज डू नॉट चेंज एनी सेक्शन. बड़ी मुश्किल तो याद हुए हैं. अगर आप रिप्लेस करना एक आधा तो कर दीजिए, बट डोंट चेंज द सेक्शन नंबर्स. आपको बता रहा हूं, मुझे ये नहीं पता लगा कंपनी लॉ में पुराना सेक्शन 25 था तो नया कितना था, 4 बार सोचना पड़ता हो. वो 8 है मेरे ख्याल सेक्शन कंपनी. देन आई लेट मी वेरीफाई. देन आई सेड लेट मी वेरीफाई इट इज 8 और व्हाट. सर वी आर इन सच ए मेस. आई एम टेलिंग यू, वी आर सो कॉल्ड एक्सपर्ट बट डोंट नो एनीथिंग. हम एक्सपर्ट जरूर हैं, अंदर से हमें पता हमें कुछ नहीं आता. अगर हमें नहीं आता तो बाकियों को क्या होगा हमें तो समझ में नहीं आता. सो इट इज सच ए मेस सिचुएशन दीज डेज. आई एम टेलिंग यू एवरी डे, ईच डे. रवि जी भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस का हम इकट्ठे करते हैं. तो हम जब कोई क्लाइंट आता है ना तो पहले कहते हैं रुक जा भैया, सर्विस टैक्स वाले को बुला लो, क्योंकि इनकम के साथ सर्विसेज का भी तो लिंक है. लेट मी कॉल द कंपनी लॉ मैन ऑल्सो सिट लेट हिम. अगर फॉरेन से आया तो लेट मी कॉल द फेमा मैन. मुझे फेमा कहाँ से आता है? मुझे सर्विस टैक्स आता होगा ओनली बेसिक, बट द इंट्रिकेसीज ऑफ सर्विस टैक्स आई डोंट नो. So it is becoming so difficult these days to give an opinion also that at times you are really in trouble, really in trouble. So please be careful. कि क्या मैं कह रहा था, मैं आ रहा था कि गिफ्ट आपको जो मिला वो आइदर 68 में चला जाएगा, 69 में चला जाएगा, 69C में चला जाएगा और 69B में भी जा सकता है, depending upon investment not fully disclosed, but they will cover you under those sections if you are not maintaining books of account. If you are maintaining books of account, the 68 is clear cut. And the moment the 68 applicable, you are covered in that. So be careful about gift, whether it is exempt or taxable. Even taxable gift will also not be covered under 5627. हमारे दिमाग होता है गिफ्ट है 5627 में टैक्स दे दिया खत्म हो गया. No, you have to give the source. You have to give the genuineness of the transaction. And if it is not proved, you will have to cover under 68 and not here. And AO will always take it to 68. Maybe it is from related or unrelated person. Clear, sir? As regards gift is concerned, I think there is no doubt about the gift part, which I am telling you, be careful about the gifts. मैं वो बता रहा था कि वो नेता को जो 60 करोड़ आया तो इंक्वायरी हुई तो CA told him, don't worry, we'll make out a list. He made out a list and gave the name of the various person and उन सबको फोन कर दिया कि कहना इतना दिया. The income tax department sir was गए to make inquiries to one man. Did you make a gift? Yes, I have made it. क्या दिया? Gift 50,000 दिया. कहाँ से दिया? Sir, I have agriculture income and I have given the gift from agriculture income. What is the problem to you? Okay, note it down. सेकंड पास के हुए, आपने गिफ्ट दिया? यस सर. कितना दिया है? 50. कहां से दिया? आपके पास तो लैंड ही नहीं है. सर लैंड किराए पे ले रखी है मैंने. दिया वो बता तो सीए ने दिया तो उसको कि ये स्टेटमेंट दे देना और उसकी मैंने पटे पे ले रखी है. थर्ड पर्सन, यू हैव मेड अ गिफ्ट. यस सर. व्हाट हैव यू डन? सर आई हैव सोल्ड माय ज्वेलरी. पर आपने तो ज्वेलरी जॉइन करी है तो क्या सर 2.5 लाख से कम थी मेरी इनकम टैक्स उस वक्त 2 लाख होगा. इनकम टैक्स लगता ही नहीं, मैंने सेल करके बात है. चौथे के पास गए, आपने गिफ्ट दी है? यस आई हैव गिवन अ गिफ्ट. कैसे दी है? सर लोन लेके गिफ्ट दी है. These are the statement which is recorded and the person has won from Supreme Court. These are the statement which are recorded that he has given a gift by taking a loan. इससे अच्छा नेता कौन हो सकता है? इतने फैंस है कि लोन लेकर गिफ्ट दी. नेता को तो बदल नहीं सके तो सेक्शन 56 of section 2 clause by we ले आए थे that if you receive a gift of more than 25,000, whether from any person, 25,000 आया था, from any person, such amount money, such amount will be taxable if it is more than 25. तो नेताजी ने अपने बर्थडे के पहले कह दिया, don't make a gift of more than 25,000 to me. 25 से ऊपर तो मैंने लेना ही नहीं है, चाहे कुछ कर लो. और 12 करोड़ रुपए गिफ्ट हो गई. कुछ नहीं हुआ. नेता को फिर नहीं बदला, लॉ बदला गया. 56 of section 2 clause 6 डाला, if you receive a gift from whether from one person or more than one person and if the aggregate amount of gift exceeds rupees 50,000, the whole of the amount will be taxable. नेताजी ने कह दिया मेरे बर्थडे पर कोई कैश की गिफ्ट नहीं देगा. मैंने हाथ भी नहीं लगाना. No cash, no check. You can give me your jewelry, you can give me your share, you can give me anything, but other than. और नेताजी को इतना बड़ा मुकुट पहना दिया गया बर्थडे के ऊपर. उस मुकुट के ऊपर क्या क्या था आप इमेजिन कर सकते हैं. सब टाइप के प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन थे.
और सोने का मुकुट पहना दिया गया. एंड ही सेज गिफ्ट है, व्हाट कैन यू डू, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड. फिर भी नेता नहीं बदला, लॉ बदल दिया. नाउ 3 points. You receive a gift of 50,000 cash. If it is more than that, whether from one person or more than one person, it is taxable. You receive a gift of immovable property. If the stamp duty value exceeds rupees 50,000, it is all taxable. तब inadequate consideration नहीं था. 3, you receive a gift of movable property, and the aggregate amount of the gift received, whether from one person or more than one person, is more than इतना, इसको टैक्स कर देंगे. नेताजी ने सीए से पूछा, अब क्या करूं, ये तो सब कुछ कवर हो गया. कहता जी रुको, 150 करोड़ का वो मकान मिल रहा है, 150 करोड़ का है, 70 करोड़ की रजिस्ट्री करा लो. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो टैक्सेबल है ही नहीं. अब 80 पॉइंट. सो उन्होंने 70 करोड़ का मकान खरीद लिया. शांति उधर मैं क्या बताऊं जगह, 70 करोड़ का माल खरीद लिया, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का 80 करोड़ रुपया. समझ गया आप कैसे, वो भी तो वाइट हो गया. अब वो भी कवर कर दिया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. लेकिन उस वक्त एक और चीज थी. The definition of jewelry, definition of the property was, property means any capital asset of the following nature. Number 1 was immovable property, number 2 was shares and securities, number 3 was jewelry, number 4 was archaeological collection, drawings, painting, sculpture, work of art. सीए ने पढ़ा, सर वेरी गुड, सब कुछ लिखा है, ज्वेलरी लिखा है, बुलियन नहीं लिखा हुआ है. अब बुलियन की गिफ्ट ले लो. तो बुलियन की गिफ्ट ले ली, वो बुलियन भी कवर हो गया. अब कहते जी क्या करेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करना है. टिबरीवाल साहब आनंद जी एक मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ की. मैंने कहा ठीक है, इनके पास वाइट मनी है. मैं इनको कहता हूं आप मत खरीदो. इधर से मेरे रवि गुप्ता जी मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं. मैंने कहा मुझे कार खरीद दो मर्सिडीज. इन्होंने मर्सिडीज कार 1 करोड़ की खरीदी और मुझे गिफ्ट कर दी. वो आइटम कवर्ड नहीं है और वो मैंने इनको बेच दी और इनसे करोड़ रुपए मुझे आ गया. जेन्युइन ट्रांजैक्शन. कोई गिफ्ट है, ही इज मेकिंग ए जेन्युइन गिफ्ट टू मी ऑफ 1 करोड़, but not in the form of cash, not in the form of jewelry, not in the form of share or anything covered there, in the form of motor car, and motor car is not covered in the definition of property. 1 करोड़ रुपए की कार दी थी. अब ये अफोर्ड करते 1 करोड़ की कार इन्होंने मेरे से खरीद ली. पहले दिन ही कार तो मैंने इनको पकड़ा दी थी, ट्रांसफर बाद में कर दी इनको. और क्या बात हुई, तो कार इनके पास 1 करोड़ की आ गई, मेरे पास क्या आ गया, 1 करोड़ रुपए आ गया गिफ्ट का. सो अभी भी हम बताने वाले हैं ना, मैं हूं ना यहां प्रॉब्लम आती है, मैं हूं ना यहां गड़बड़ आती है सर. तो चलिए सर वापस करते. सो दिस इज 1. नाउ टेक ए नेक्स्ट गिफ्ट, नेक्स्ट डीम्ड इनकम. Section 2, clause 22, subclause E, as pointed out by our president, where any sum is received by a closely held company. वहां तो ऐसा नहीं लिखा, वहां लिखा है by a company in which public are not substantially interested. उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. Where any sum is received by a closely held company by way of advance or a loan, by way of advance or loan, by a beneficial shareholder who holds 10% voting power in that company. Received by whom? By a shareholder who is a beneficial shareholder holding minimum 10% voting power in that company. Such amount shall be deemed to be the income or deemed to be the dividend in the hands of the recipient, that is the shareholder, to the extent of the accumulated profit exclusive of कैपिटलाइज प्रॉफिट. इसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं आता. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूसिव ऑफ कैपिटलाइज. आपके पास सरप्लस है, आपके पास प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, आपके साथ रिजर्व सरप्लस है. यू मेक ए गिफ्ट टू ए शेयर होल्डर, यू आर ए क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड ही होल्ड्स 10% वोटिंग पावर इन योर कंपनी. यू मेक ए एडवांस और लोन. दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड in the hands of the shareholder. And once it is deemed dividend, you will not show it. There will be 2 default. 1, it is treated as your income under other sources. 2, the company has not deducted the tax at source under 194, because if it is covered under section 2 clause 22E, you were supposed to deduct the tax at source, which you have not done it.
So there is two default. One default by the company, not deducting the tax at source. Another default in the hands of the recipient. He has not shown that income. Another, sorry. Sorry. This is again for that call for that flight. I'll switch off. 1 minute, sir. So what I am trying to explain, I have a closely held company has given some advance or loan to a shareholder who holds 10% voting power. 2, I have not given advance to that shareholder. I have given an advance to a concern in which such a shareholder, in a concern in which such shareholder means who has 10% voting power. 10 holds 20% voting power or 20% share in that concern. 20%. दोनों condition होनी चाहिए. I should hold 10% voting power and I should also hold 20% share in the concern, in that concern that is substantial interest, or I must have 20% voting power in that company. And then advance or loan is given by a closely held company. It will become taxable. In whose hands? It will be taxable in the hands of the company or is hands of the shareholder. Company was never a shareholder. It will be taxable in the hands of the shareholder. Judgments aa gayi hain, anicate and all that judgment that it will be taxable in the hands of the shareholder. दोनों चीजें देख रहे हैं. मेरे यहाँ 10% शेयर है और इधर 20 है. जरा सुनिए प्लीज लैंग्वेज. 2 conditions to be satisfied. I should hold 10% share at the time when loan is given. 10% at the time when the loan is given. But 20% at any time during the previous year. Please note the word. There are 2 conditions. When the loan is given to a concern, I must hold 10% on that date. Let's say date is 8th of July 2015. I must hold 10%. But here, the loan is given to a concern in which I hold 20% share at any time during the previous year. At any time during the previous year. So the question is, you may not be owning 20% at the time of giving a loan. But if you are holding the 20% at any time during the previous year, you are covered under Section 2, Clause 22E. We have to see the language, both the conditions to be satisfied. This is at any time during the previous year. This is at the, if I hold 9% at the time, even if I hold 80% here, there is absolutely no problem. I should hold 10 here and 20% at any time during the previous. And third also is there. You have given a loan to advance to a person, not to a concern, for the benefit of such shareholder. I have not given a loan to the shareholder. I have given to the loan to his wife or to his employee, who in turn has given the loan back to such a shareholder. That will also be covered under Section 2, Clause 22E. So please, there are 3 points in Section 2, Clause 22, Clause E. And this is deemed dividend to the, if your company or the firm is in the business of giving loans, then even if you give loan to anybody, it will not be covered. But wait. It is a loan which is given, but there are many judgments. I was seeing the booklet. I don't remember now the name of the person who has written that. They are able to prove the commercial expediency of that genuine advance, then it will not be covered under Section 2, Clause 22E. एक राजकुमार की जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की डाली हुई है, एक क्रिएटिव डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स की कोर्ट की डाली हुई है, वो मैंने भी वही है. वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Whether it was given as loan or advance, or whether it was given as an advance for the purpose of business transaction. If there is a transaction of the nature of the business, and ultimately the transaction has happened, then in that case it has not been treated as deemed dividend. You have to establish that it is for the purpose of the business. If you are able to do that, Rajkumar Delhi High Court judgment is there, and there is a judgment of creative art, and there are many other judgments which have come thereafter, where they say that if it is a business advance, you will be able to establish, then it will be not a difficulty of 222E, otherwise it is deemed dividend. लेकिन एक ही इसमें फायदा है, अगर बाई चांस डीम्ड डिविडेंड हो गया, टैक्स लग भी गया है, तो whenever you are distributing dividend, and when you distribute dividend to that shareholder,
then please set off that dividend with the advance or the loan. You will not, the company will not have to pay dividend distribution tax on such amount. But it is not full. Let's say I hold 40% share and I have taken a loan of 20 lakh. It has been treated as deemed dividend in my hand, 20 lakh. Now the company wants to distribute dividend. Company has issued distributed dividend to the extent of 40 lakhs. What is my share out of 40 lakh? 40%? 16 lakh. If this 16 lakh dividend which I am going to receive from the company is set off with the advance, then in that case there will be no need to pay dividend distribution tax on that 16 lakh. This is already included in section 222, that it does not include if that is set off with that point. So that point is very important. And then loan or advance is deemed dividend only once. I'll explain what is this only once. I have reserves, accumulated profit to the extent of 12 lakh. I have given an advance or loan to one shareholder holding 10% voting power, 9 lakh. Now, 9 lakh already treated as deemed dividend in the hands of the shareholder. Second person also hold 10%. I have given an advance of 7 lakh to him. Please note, 7 lakh will not be deemed dividend. It will be only 10 minus 7, 3 lakh will be a deemed dividend because it is once. अगर मैंने सारा एक को दे दिया वो डीम डिविडेंड हो चुका है, तो सेकंड पर्सन को दूंगा तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा. It is only once. It is only once when you give a dividend, only once it is deemed dividend. Then, even if the money is refunded next day, it will treat it as deemed. But only to the extent of accumulated profit. अगर आपको किसी को देना है एडवांस और लोन, अगर आप पहले उसको कैपिटलाइज करके दे दें, कैपिटलाइज करके मीन्स उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लें, then the advance is not left with you, that you can make an advance or loan, will not be treated as deemed dividend. और यहाँ आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, accumulated profit ही नहीं है, then where is the difficulty of giving any advance or loan to the shareholder? Please don't say director, it is shareholder. Don't say director, it is shareholder. अभी जजमेंट आई है हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड की, सुप्रीम कोर्ट की, उसमें डायरेक्टर को लोन दिया गया है. He says the question is not the director part. Point ये है कि he should hold 10% voting power. If he holds 10% voting power, you can talk about section 2 clause 22E. But if he doesn't hold 20% voting power, then loan is given. The judgment is also related to you have taken loan and you have given you have taken borrowed money on interest and given to the director without interest. So will it be disallowed, that amount borrowed? There the question was, there was already a surplus lying, there was already a reserve and surplus of 50 crore rupees with the company, and if they have given a director loan of 15 lakh or 50 lakh, it doesn't make any difference. They say no, this will not be treated as the interest will not be disallowed. ये अभी हीरो साइकिल की आपने जजमेंट पढ़ी होगी, उसमें दूसरी जजमेंट भी है, गिविंग लोन टू द सब्सिडरी कंपनी. I am not talking about that but this is very important to hero cycles, which you have seen has been there in the अभी तो reported भी नहीं हुई है. Coming back, so what I am trying to say, deemed dividend section 2 clause 22 भी होता है. I am not denying that fact. Deemed dividend 222 A, B, C, D भी होता है. But in that case, the company is liable to pay dividend distribution tax, not me. I am not supposed to pay any dividend tax. Next point आता है कि if it is 68 आपने उसको मान लिया, but 169 comes into picture. 69 comes into picture, you may not be maintaining books account or you may be maintaining books of accounts. But there is an investment which you are not able to explain. We call it as unexplained investment. And the moment it is unexplained investment, it will be treated as taxable under section 115BBE. और वो आपको 30% टैक्स पड़ जाएगा प्लस पेनल्टी पड़ेगी. So be careful about that. Not only 68 but also 69. 69A is the money, bullion, jewelry found during survey or search. That is 69A. 69B is investment not fully disclosed. You have disclosed the investment. You have constructed a building. Investment has been disclosed. But the fair market value of that investment is more than what you have shown as spending money out. And he is able to, you don't offer an explanation.
क्योंकि आजकल सेक्शन 142A has been changed. Earlier section 42A was only for certain specific purpose. Now during the course of any proceeding which is pending, the AO can refer the valuation to the department valuation officer. Now it is for all sections to come. Earlier it was only for section 69, 69A, 69B. Now it is for all sections. Wherever you have constructed a building, you want that he says, no, you have spent 60 lakh on that. You say, I have spent only 35 lakh. And you have recorded in the books of account 35 lakh. What about the 25 lakh? He can refer it to the department valuation officer under section 142A, and whatever the value he determines will be taken as the valuation of that property for the purpose of section 6, for applying section 69. So be careful about that part, that 68, 69, 69A, 69B, 69C, D, they're all deemed dividend. Oh, sorry, they're all covered as deemed income. They're all covered as deemed income, and you have to be very careful about it. Next point. You have received an advance for negotiation of the transfer of any immovable property, and subsequently that advance is forfeited. That advance is forfeited. The question comes, what is the treatment of that advance which is forfeited? Earlier we used to say it is deducted from the cost of the asset under section 51. Now it has been covered under section 56 subsection 2 clause IX, and it will be treated as an income in the year in which the advance is forfeited. It is your income. It is your income. तो लेकिन फिर वही आता है, आपने जब एडवांस लिया क्या उसकी जेन्युइननेस करनी होगी, क्योंकि सेक्शन 68 लग सकता है. वो तो फोरफिट तो बाद में होगा, नहीं तो आप एडवांस लेकर फिर फोरफिट कर दें और कहें कि चलो जी इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा देते हैं. नो, हियर ऑल्सो वेन एवर यू हैव रिसीव्ड एन एडवांस, you have to show the genuineness of that advance, because any amount found credited in the books, whether it is share application money or it is gift or it is any loan or any credit entry, whether that credit entry is by check or by cash, it does not make any difference. Section 68 talks about that it will all be taxable. So please, 56(2)(9) may be taxable under the head income from other sources, but still genuineness is again required, otherwise they will shift it to section 68. दिक्कत यह है कि हम उसको 56(2)(7) में ले गए या 56(2)(8) में ले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. The फर्क, and then 68 has a proviso also, provided that where an assessee, a company, a closely held company has received any share application money, share premium, share capital, or any other amount by whatever name called, the explanation given by the AO, by the assessee shall not be deemed to be satisfactory unless the person in whose name this account is found credited also offers an explanation of the nature and the source of that money, and that explanation is found to be satisfactory by the AO. तो आपकी किताबों में शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल मनी, शेयर प्रीमियम, or maybe any other name it is called, is received by you. I'm talking about closely held, I'm not talking about widely held company. And you offer an explanation, sir, this is the PAN number of such and such person, this is the detail of the, this is the identity of the person, and everything you have done. He says, no, we will have to see source of source. Source of source means the person who has given share application money to you must offer an explanation of the nature and source of that money, and it should be found to be satisfactory in the opinion of AO. अगर ये दोनों होगा तब deemed income नहीं है, otherwise for closely held company it is going to be deemed income. Be careful, it is going to be deemed income for closely held company. So that also. And then 56(2)(7)(a). What is 56(7)(a)? If a firm or a closely held company receive any share of a closely held company by way of a gift or for inadequate consideration, for gift or inadequate consideration, and the amount is more than 50,000 in case it is gift, and fair market value exceeds the amount of the money you received more than 50,000, then such amount shall be treated as the income of the company. We all know that
5627, क्योंकि हमें पता है कि हम एक 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए बेचा करते थे। ये तो सिर्फ इंडिया में ही होता है ना, नई कंपनी का शेयर 10 वाला 990 रुपए शेयर प्रीमियम में होता था। सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं सर, रास्ता तो कोई छोड़ा ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। एवरी साइड दे हैव कवर्ड यू। So that also 56(7)(a) is for closely held company, and 56(7)(b), you all know that if you issue a share and the share, this issue price, if issue price is more than the fair market value, then the difference between the debt will be treated as the income of the company. वो भी आ गया। तो मैंने वो उस बारे में कह रहा था कि ये शेयर प्रीमियम जो आया, वी हैव टू डू इट बाय 11 UA or UA or UB, whatever is it, there is not a problem. But wait, what about the bonus share given after that? What about the right share issued for that? अब ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया कि बोनस शेयर आप देंगे तो उसमें तो आपको कोई कंसिडरेशन मिलता ही नहीं है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। व्हाट अबाउट द राइट शेयर इशूड, एंड इट इज इशूड at price a certain price? What will you do? The right is, if the right shares are issued to all persons in same ratio in which they are existing shareholder, then there is absolutely no problem. Section 56 subsection 2 clause 7b will not be applicable. But if right share करके आप renunciation करके किसी और को बेचना चाहते हैं, तो please note 56(2)(7)(b) will be applicable. So it should be in direct proportion to the shareholding if the right share are offered and they take the right share. They don't do it. After that they may sell it, that is a different thing. But they take the right share, then only 56(2)(7)(b) will not be applicable. So be careful about all these points which I'm talking about. So coming back, what we were talking about was the deemed income. Deemed income chargeable to tax.